जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो आपका यूनिट 5 है, हिंदी कविता विधा से संबंधित यूनिट, उसी में देखें तो निराला का जो रचना है बाधो न नाव इस ठाव बंधु, ये रचना हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इस रचना पे बात करें तो आपको इसके शीर्षक से ही पता चलेगा कि यहाँ पे जो निराला जी हैं वो नाविक से अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करते हुए उस स्थान पे जब पहुंचते हैं जहाँ पे उन्होंने कभी भी प्रेम के पल बिताए हों, तो ऐसा होता भी है कि आप कहीं से आपकी स्मृतियां बहुत ज्यादा जुड़ी हो, बहुत लगा हो और आप वहां पे पहुंचे तो अपने को एकांत चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे निराला जी कहते हैं कि वो जो पंक्तियां हैं कि बांधो ना नाव इस ठाव बंधु के, है भाई जो इस ठाव पे यानी इस स्थान पे तुम जो है अपने नाव को मत बांधो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रुका तो लोग जो है मेरी प्रेम की मौन भाषा को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे हृदय तल में क्या चीजें चल रही हैं, और लोग मेरे से तरह तरह के प्रश्न करेंगे। ये जो रचना है इनके द्वारा एक तरीके से कह सकते हैं जो कि एक प्रेम कहानी को वर्णित करता रचना है, जिसमें पितृसत्तात्मक समाज में जो स्त्री की पीड़ा है उसको भी व्यक्त किया गया है, बहुत ही मौन अभिव्यक्ति हुआ है। और यहाँ पे ये रचना सन 1950 में अर्चना में ये संकलित होता है। और इसके रचना का अगर हम समय देखें तो हमने इससे पहले भी बात की थी कि ये जो बाधो न नाव इस ठाव बंधु, ये अर्चना करके 1950 में जो काव्य संकलन आता है उसी में इसको जो है संकलित किया गया है। और इस रचना को इसका पहला प्रकाशन कहते हैं कि 1950 में देशदूत साप्ताहिक पत्रिका थी, उसमें भी इस चीज को निकाला गया था। जहां पे जूही की कली जो रचना है इनके हम कहते हैं कि वो शैशवावस्था की रचना है, या आप कह सकते हैं कि अभ्युदय का काल है। रचना में जब प्रवेश करता है एक लेखक उस समय का काल है। तो बाधो न नाव इस ठाव बंधु एक तरीके से अंतिम दौर का आप कह सकते हैं कि जो परिपक्व एक स्थिति आ जाती है एक लेखक की बद में, अगर देखें साहित्यकार के लिए, तो परिपक्व अवस्था की जो है ये रचना इनके द्वारा ये लिखा गया है। ये रचना का केंद्र हमने आपको बताया कि नायक जो है अपनी प्रेयसी को, या पहले की जो ऐसे कुछ जो आप कह सकते हैं कि स्मृति जन्य ऐसी सुखद स्मृतियां हैं, मधुर स्मृतियां हैं, उनको जो है चलते वक्त याद करता है। एक लंबी समय अवधि के बाद एक ऐसे घाट से कभी होकर गुजरते हैं जहां पहुंचते ही मानो उनकी स्मृतियां, जो वो सुगंध थे, जो प्यार थे, वो तुरंत ही आप कह सकते हैं कि उनके अंदर फिर से वही बिखराव आ जाता है, चीजों को लेके वही पल्लवन हो जाता है, प्रिया का याद जो है उनके आप कह सकते हैं कि दिमाग में गुंजायमान हो जाता है। तो उनकी पुरानी स्मृतियां जब ताजा हो जाती है तो वो कुछ पल वहां पे समय व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो सचेत होते हैं कि मैं यहाँ पे इस ठाव पे अगर मेरा नाव बध गया, और जैसे ही नाव बधेगा तो ये लोग जो हमारे आसपास के लोग हैं इन्हें ये नहीं पता कि ये व्यक्ति इस जगह को, नाव को यानी इस ठाव पे, इस स्थान पे बांध के और किन सुखद स्मृतियों में ये खोया हुआ है, तो ये अलग अलग प्रकार से हमसे प्रश्न करेंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि बाधो न नाव इस ठाव बंधु, तो यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि प्रेम में संचित मौन भाषा को हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता, या हमारी जो सुखद स्मृतियां हैं उनको अगर हम अभिव्यक्त करना चाहें, प्रेमाभिव्यक्ति करना चाहें किसी के समक्ष, तो वो सभी के बस की बात नहीं है, सब नहीं समझ सकते। वो एक नायक जो है नायिका से जो संबोधन स्वरूप है वो आपस में ही, वो वाचिक तरीके से हो या कायिक को जिस भी तरीके से हो, वो अभिव्यक्त एक दूसरे में ही किया जा सकता है। तो इसका हमने वैसे भी बताया कि इसमें विगत स्मृतियों का भावपूर्ण चित्रण किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, इस रचना के बारे में कि ये जो रचना इन्होंने लिखा है वो डलमऊ के घाटों पर बैठ कर, ये जो रचना है बाधो न नाव इस ठाव बंधु, इसको बैठ के निराला जी ने वहां पे लिखा है। बाकी हमने वैसे भी बताया आपको। हाँ, एक ये भी जिक्र आता है कि जैसे इनके जो लेखन काम में जितने भी अगर देखें अलग अलग जो साहित्यकार हैं, तो होता नहीं कि आलोचना करते, समालोचना करते हैं। तो कुछ लोगों ने ये कहा है कि जो बाधो नाव इस ठाव बंधु को वो दार्शनिक स्तर पे ले जाके इन्होंने देखा है कि जैसे हम इस जगत में आते हैं तो कहीं ना कहीं हम आसपास के भौतिक सुख सुविधाओं में खो इसी में पड़ जाते हैं। तो हम जैसे ही लौकिक जगत में आते हैं तो हम अपनी जो मूल चीजें हैं अपनी आत्मा से, परमात्मा से, वो कट जाते हैं। तो ये भी बताया गया कि कैसे हम पारलौकिक से जो है यहाँ जैसे ही लौकिक रूप में आते हैं तो जो हमारा एक्चुअल, जो हमारा वास्तविक रूप होना चाहिए उससे हम कैसे बहुत दूर आ जाते हैं। तो लौकिक यानी ई लौकिक, पारलौकिक, इनसे भी जोड़कर दार्शनिक आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। फिलहाल बहुत बड़ी रचना नहीं, बहुत छोटा सा रचना है और बहुत ही अच्छे से ये जो है समझा जा सकता है। तो चलिए इसका वाचन करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। यह घाट वही जिस पर वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। बांधो न नाव इस ठाव बंधु जो ये कविता है अर्चना काव्य संग्रह में जो है ये संकलित किया गया है। कवि निराला जी इसमें जो डलमऊ के पक्का घाट है उस पर गुंबद के नीचे बैठकर अपनी पत्नी को यानी अपने प्रेम को याद करते हुए ये कविता लिखते हैं।
और जब वहाँ से उस रास्ते से वो गुजर रहे होते हैं, कभी नाविक को अपनी नाव उस जगह पर बाँधने के लिए मना करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस घाट पर उनकी पत्नी नहाती थी, जिसे देखकर उनकी आँखें टिकी रह जाती थी, वो पुरानी जो स्मृतियाँ या आप कह सकते हैं कि वो उनके जीवन में एक सुखद मधुरम स्मृतियों का जो पल है, वो वहाँ से गुजरते वक़्त जो है कवि निराला यहाँ पे याद करते हैं और कहते हैं, जैसे एक सामाजिक बंधन भी होता है, तो वो ये कहते हैं कि बाँधो न नाव इस ठाव बंधु। कविता में अपनी प्रेम कहानी को प्रकट करते हुए कविता में जो नायक के रूप में यहाँ पे निराला जी हैं, अपनी भावनाओं का चित्रण करते हुए, उस सौंदर्य का बखान करते हुए नाविक से कहते हैं, हे भाई, तुम अपनी नाव कहीं और बाँध लेकर ना, लेकिन इस ठाव पे, इस जगह पे जो है अगर तुम बाँधोगे, यह घाट ऐसा है कि यदि तुम यहाँ पे नाव बाँधोगे तो पूछेगा सारा गाँव बंधु। तो तुमसे सारा गाँव पूछेगा और एक नहीं तरह-तरह के वो प्रश्न करेगा। इसलिए तुम अपनी नाव को इस ठाव मत बाँधो। ये वही घाट है, यहाँ पे कहते हैं ये घाट वही जिस पर हँसकर वो कभी नहाती थी धँसकर। अपनी प्रेयसी यानी अपनी मधुर स्मृतियों को याद करते हुए कहते हैं ये वही ठौर है, ये वही घाट है जिस घाट पर मेरी प्रियतमा नहाया करती थी। मेरी आँखें उसे नहाते हुए निहारती रहती थी और हम दोनों यही मिला करते थे। आगे वो अपने प्रेमाभिव्यक्ति में कहते हैं, आँखें रह जाती थी फँसकर कँपते थे दोनों पाँव बंधु। मेरी आँखें जब उसे नहाते हुए निहारती थी, हम दोनों यही मिला करते थे और हँसते-हँसते बहुत कुछ उसकी आँखें कह देती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात वो अपनी प्रेयसी यानी जो अपनी प्रेमिका है उनके बारे में कहते हैं कि मधुरिम स्मृतियों में अगर देखें तो उसके अंदर सबसे अच्छी ख़ासियत क्या है? वो हँसते-हँसते बहुत कुछ कह देती थी। वह हँसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी वो अपने में रहती थी। अपने में ही वो रहती थी, वह सभी को सुनती थी, सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबको दाँव बंधु, यानी वो सबको अवसर देती थी कि कोई भी उसे कुछ भी कहे, लेकिन सबसे अच्छी बात उसके अंदर वो सहनशीलता थी, जो उसका हृदय था इतना उदार प्रवृत्ति की थी कि उसको कोई भी कुछ कहता था, वो सबको कहने का मौका देती थी। तो हे बंधु, हे भाई, तुम इस ठाव अपनी नाव मत बाँधो। तो निराला ने यहाँ पे अपनी प्रेमाभिव्यक्ति में उन स्मृतियों को, उन पलों को याद किया है, जिसो उन्होंने प्रेम अपने स्वभाव में एक तरीके से देखें जिया हो। बहुत ही छोटी-सी कविता है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था जो आपको इसमें समझने में दुविधा होती, है ना? तो ये संक्षेप में ही आपका जो है कविता है, बाकी अन्य जो रचनाएँ आपके सिलेबस में लगी हैं उनको अच्छे से पढ़िए, है ना? जल्द ही हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और डिस्क्रिप्शन लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से कनेक्ट हो जाएँ बराबर अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।